नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 26 अप्रैल से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है संपर्क दीदी और इसके लिए लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। मतलब कि उत्तराखंड राज्य द्वारा संपर्क दीदी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस जो ऐप है संपर्क दीदी, इसका उद्देश्य क्या है? तो लॉकडाउन के चलते हुए जितने भी स्टूडेंट हैं उत्तराखंड राज्य के, वो लॉकडाउन के चलते घर पर बैठ के अपनी इस ऐप के माध्यम से अपनी स्टडी के लिए जारी रख सकें। तो उसी के लिए है संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप, जो कि उत्तराखंड राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात चलिए उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। बात करें उत्तराखंड के राज्य के रिवीजन की, तो हाल फिलहाल में ही जो उत्तराखंड राज्य में है एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, उसमें जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा भी शुरू कर दी गई है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद यहाँ की उत्तराखंड की एक शैक्षणिक संस्था नाम है जिसका नाम है IIT रुड़की। ये उत्तराखंड में ही पड़ती है। तो IIT रुड़की ने अभी कुछ समय पहले ही कम लागत वाले फेस शील्ड का भी निर्माण किया था और IIT रुड़की के ही द्वारा प्राणवायु नाम से, किस नाम से? तो प्राणवायु नाम से एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी विकास किया गया था, जो कि उसने किया था एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर। अगर उसके बाद बात करें तो उत्तराखंड राज्य ने कुछ समय पहले जो SC तथा ST थे, कहाँ के? तो उत्तराखंड के। तो SC तथा ST मतलब कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो पदों में आरक्षण मिलता था, पदोन्नति में उनका आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण के लिए समाप्त कर दिया है। उसके बाद उत्तराखंड में एक महोत्सव मनाया गया था, एक त्यौहार मनाया गया था जिसका नाम था फूलदेई त्योहार। तो फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में ही मनाया गया है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया है, किसके लिए? तो इसका नाम रहेगा गैरसैंण के लिए अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया है उत्तराखंड सरकार ने। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव था वो ऋषिकेश में ही शुरू किया गया था, जिसके उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू किया गया था। उसके बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा ही जो उत्तराखंड में स्थित है श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति के लिए वेब पोर्टल का भी लॉन्च किया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। उसके बाद देश का जो पहला ग्लास फ्लो सस्पेंशन ब्रिज होगा, जो वो कहाँ बनेगा? तो वो ऋषिकेश में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में ही बनाया जाएगा। उसके बाद एक पुरस्कार था जो कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और ये राज्य श्रेणी में किसके लिए मिला था? तो ये उत्तराखंड के लिए ही दिया गया था। वहीं बात करेंगे अगर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अगर व्यक्तिगत रूप में बात करेंगे, तो व्यक्तिगत रूप में ये पुरस्कार दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह के लिए। किसके लिए? तो कुमार मुन्नन सिंह के लिए। उसके बाद यहीं पे एक योजना भी लॉन्च की गई थी, आंचल अमृत योजना, वो उसका भी संबंध उत्तराखंड से ही है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उसके बाद भारत का जो पहला हेलीकॉप्टर समिट हुआ था उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही किया गया था। उसके बाद एक और हुआ था कि उत्तर राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वह पहले हिम तेंदुआ, जिसके लिए स्नो लेपर्ड बोलते हैं, उसका भी सर्वेक्षण करेगी। कौन? तो उत्तराखंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा निर्मित मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है, इसका उद्घाटन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसका उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और ये जो लेबोरेटरी बनाई गई है, ये भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह करने वाली मोबाइल लैब है। मतलब कि भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह करने वाली मोबाइल लैब है।
अब इस लैब के माध्यम से होगा क्या, तो कोविड-19 के जो सैंपल होते हैं उनके लिए कलेक्ट करेगी ये लेबोरेटरी, और एक दिन में 1000 के करीब ये कलेक्ट किया करेगी। उसके बाद जो इसका निर्माण किया गया है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ तथा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद के साथ मिलकर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज प्रतियोगिता बेंटर बिलिट्ज कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये एक शतरंज प्रतियोगिता है जिसका नाम है बेंटर बिलिट्ज कप 2020। इसका खिताब जीता है ईरान के एक शतरंज प्लेयर हैं, इनका नाम है अली रेजा फिरोजा। क्या नाम है? तो अली रेजा फिरोजा। और तकरीबन इनकी उम्र 16 वर्ष के आसपास है, और इन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियन हैं शतरंज के मैग्नस कार्लसन, ये कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के हैं। इन्होंने मैग्नस कार्लसन के लिए हराया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की है? तो लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की है UNODC ने। और ये जो लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज है इसके माध्यम से होगा क्या, तो शिक्षक व छात्रों के बीच ये एक ऑनलाइन संवाद करने की सीरीज है जिसके लिए UNODC ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं UNODC, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। स्थापना हुई थी 1997 में। मुख्यालय पड़ता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसके महानिदेशक हैं घड़ाफती बाली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलवामा जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में एक जिला भी कोरोना मुक्त घोषित किया गया है जिसका नाम है पुलवामा, और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ पे कोरोना वायरस संकट में जो भी मामले थे उनके लिए मुक्त कर दिया गया है, इसीलिए ये घोषणा कर दी गई है कि पुलवामा जो है वो कोरोना मुक्त जिला हो गया है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब बात करें कि पहला राज्य कौन बना था कोरोना मुक्त होने वाला, तो ये बना था गोवा, और दूसरा राज्य बना था मणिपुर। अब चूंकि ये जो जिला है पुलवामा जिला ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित पॉइंटों की। तो वो हाल ही में कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट कराया था जिसका नाम था सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी जम्मू कश्मीर के राज्य के द्वारा। ये सीनियर सिटीजन के लिए थी। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर से, तो इसमें जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना की फिर से शुरुआत की है जम्मू कश्मीर ने। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके चौथे सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है बशीर अहमद खान। क्या नाम है? तो बशीर अहमद खान इनका नाम है। और तीसरे सलाहकार कौन नियुक्त हुए थे? तो ये थे राजीव राय भटनागर। और दो और भी हैं, इनका नाम क्या क्या है? तो इनका नाम है, एक का नाम है फारूक खान, और एक का नाम है के शर्मा। तो ये चार गिरीश चंद्र मुर्मू जो उपराज्यपाल हैं उनके सलाहकार हैं। और चौथे सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बशीर अहमद खान के लिए। उसके बाद बात करें तो बांस मतलब बैम्बू होता है, उस पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। उसके बाद मीडिया इकाइयों के तीसरे नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन भी जम्मू में ही किया गया था। और देन बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंटों से। तो एक है 6.5 किलोमीटर एक लंबी सुरंग है जिसका नाम है जेड मोड़ सुरंग। इसका भी निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में ही किया जा रहा है। उसके बाद 2019 और 2020 के लिए जो PEN गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म जो पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं वो एक कश्मीरी रिपोर्टर ही हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है यूसुफ जमील। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसकी सरकार के द्वारा जो भी राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं, इंजीनियरिंग हैं व बाढ़ नियंत्रण विभाग हैं, उनका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उनका नाम बदलकर रख दिया गया है जल शक्ति
विभाग, क्या नाम रख दिया है? तो जल शक्ति विभाग रख दिया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा बागबानी नीति को भी अपनाया गया है। और कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वह जम्मू कश्मीर राज्य में 2 एम्स तथा 9 मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण करेगा। उसके बाद एक प्रोग्राम था जिसका नाम था वतन को जानो। तो वतन को जानो जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो जम्मू कश्मीर में ही किया गया था। और इसका उद्घाटन किया था जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनके सलाहकार हैं एक फारूक खान, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद जम्मू के 2 चौक हैं, एक का नाम है सर्कुलर चौक। तो जम्मू के सर्कुलर चौक का तो नाम बदला गया है, क्या नाम हो गया है? तो अटल जी चौक हो गया है। क्या नाम हो गया? तो अटल जी चौक हो गया है। उसके बाद जम्मू का एक और चौक है जिसका नाम है सिटी चौक। तो सिटी चौक का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो सिटी चौक का नाम बदल कर दिया गया है भारतमाला चौक। वहीं जम्मू जो हवाई अड्डा है उसका भी नाम बदला गया है और उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया है। देन जम्मू कश्मीर में कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत भी किसने की है? तो जम्मू कश्मीर ने ही की है। वहीं असंगठित श्रमिकों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में ही किया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं हृदयेश कुमार नियुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया है? तो ये एक अभियान है जिसका नाम है माई बुक माई फ्रेंड, और ये अभियान शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और बात करें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तो इसके मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जिनके द्वारा माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया है। तो इस अभियान के माध्यम से होगा क्या, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है वर्तमान समय में भारत में, कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो उसी के चलते हुए जो लॉकडाउन चल रहा है तो उन लॉकडाउन में जो छात्रों की पढ़ाई है तो छात्रों की पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ये अभियान चलाया गया है तथा इसके माध्यम से वो लोग अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो अपनी इंटरेस्टेड जो भी बुक हैं उनको लिए भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के लिए चलाया गया है माई बुक माई फ्रेंड अभियान। मतलब कि इसका मेन उद्देश्य यही है कि पढ़ाई में छात्रों को पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं मानव संसाधन व विकास मंत्रालय से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो कुछ समय पहले ई लर्निंग कंटेंट में योगदान के लिए विद्यादान 2.0 राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। वहीं कोविड-19 से निपटने के लिए एक युक्ति नामक पोर्टल चलाया गया था मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। उसके बाद इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसके लिए बोलते हैं iGOT, ये भी पोर्टल लॉन्च किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और उसके बाद मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने डिजी लॉकर के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी भी घोषित किया है। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज की शुरुआत की है और इस मेगा ऑनलाइन चैलेंज का नाम है समाधान। क्या नाम है? तो समाधान इसका नाम है। और एक अभियान और था भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत भी मानव संसाधन व विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को $30 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है? तो चीन देगा $30 मिलियन और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीन $30 मिलियन अनुदान देगा। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है, तो अमेरिका जो देश है, अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद कर दी है। मतलब कि जो भी अमेरिका अनुदान देता था WHO के लिए तो उसने दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाई है। और अब चाइना ने क्या किया है, तो चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए $30 मिलियन का अनुदान देगा। अब बात चलिए WHO की। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल के लिए ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO के हेड कौन है? तो हेड हैं टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेसस। और अभी चीन से एक क्वेश्चन और है, हालांकि मैंने अलग नहीं लिखा है तो मैंने इसी में लिख दिया है क्योंकि चीन की बात चली है। तो चीन द्वारा एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है और इस करेंसी का नाम है DCEP नाम है, फुल फॉर्म में इसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब बात करें चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है यहाँ की रेन मिनवी या फिर युआन।
और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के शी जिनपिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्राइवरों को ऑनलाइन पास देने के लिए एम कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? तो जितने भी ड्राइवर होते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन पास देने के लिए एम कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है मिजोरम राज्य ने। और ये उन ड्राइवरों के पर लागू होगा जो कि कोविड-19 के चलते जो ज़रूरतमंद जितनी भी वस्तुएं हैं उनके लिए जगह जगह पहुंचा रहे हैं। तो ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कि कोविड-19 के चलते हुए विभिन्न वस्तुओं को पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए होगा क्या, तो वो इस ऐप के माध्यम से किसी दूसरे राज्य में अगर प्रवेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस ऐप के माध्यम से एक ऑनलाइन पास जारी कर सकेंगे ताकि वो दूसरे राज्य में प्रवेश कर सकें और जो भी वस्तु है उसमें रखी हुई उनके जो भी चीज़ है, टैक्सी हो या ट्रक हो, तो उनके लिए वो वस्तु दूसरे राज्य में पहुंचा सके। अब बात ये लॉन्च किया है मिजोरम ने। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अब बात करते हैं मिजोरम से संबंधित पॉइंटों की। तो मिजोरम का एक महोत्सव है जिसके लिए बोलते हैं चाप चार कुट महोत्सव। चाप चार कुट महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया? तो मिजोरम में ही किया गया था। उसके बाद मिजोरम की एक हैं लाल रेमी श्यामी। तो लाल रेमी श्यामी के लिए, ये हॉकी प्लेयर हैं लाल रेमी श्यामी, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 के रूप में महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और वहीं बात करें तो जो 72वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी, 72वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें सीनियर जो भारोत्तोलक का खिताब जीता था वो किसने जीता था? तो वो खिताब जीता था जेरेमी लाल रिनुंगा ने। और ये कौन है? तो ये मिजोरम के ही से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक डॉक्टर BC राय फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, डॉक्टर BC राय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020। और ये जो डॉक्टर BC राय फुटबॉल चैंपियनशिप है ये अंडर 17 जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका आयोजन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया था। तो इसकी विजेता जो टीम रही थी वो रही थी मिजोरम की ही। उसके बाद जो एक और फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका नाम है डॉक्टर टी एवो ट्रॉफी 2020 हुई थी। ये भी फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप डॉक्टर टी एवो ट्रॉफी 2020। उसकी भी जो विजेता कौन रही थी? तो ये मिजोरम की ही टीम रही थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पंचायतों के लेखा जोखा को डिजिटल बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जो पंचायतें होती हैं उनके जो लेखा जोखा होता है उनके लिए डिजिटल बनाने के लिए एक योजना बनाई है। इसका नाम है ई ग्राम स्वराज। अब इसके माध्यम से जो भी लेखा जोखा हुआ करेगा पंचायतों का उसके लिए डिजिटल के रूप में कन्वर्ट कराया जाएगा। मतलब कि जितने भी पंचायतों का लेखा जोखा है उनके लिए डिजिटल रूप से सेव किया जाया करेगा। और वहीं एक योजना और लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा इसी के साथ साथ, इसका नाम है स्वामित्व योजना। और इस योजना में क्या है कि तो इस योजना के माध्यम से ड्रोन के द्वारा, मतलब कि ड्रोन द्वारा गाँवों की जो संपत्ति है उसकी मैपिंग की जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वर्ल्ड गेम 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया गया है? तो कोविड-19 के चलते जो वर्ल्ड गेम 2021 में होने वाले थे वो एक साल पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब ये 2022 में होंगे। और ये कहाँ होंगे? तो ये बर्मिंघम अमेरिका में होंगे। और इसके लिए आधिकारिक लोगों का अनावरण भी किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये अमेरिका में ही किया गया है, बर्मिंघम शहर में। ये अमेरिका वाला बर्मिंघम है, ना कि ब्रिटेन वाला। और जो 2022 का जो वर्ल्ड गेम होंगे इसका भी आयोजन बर्मिंघम अमेरिका में किया जाएगा। और जो वर्ल्ड गेम 2022 हैं इनका भी नया नाम रख दिया गया है इस गेम्स का। तो जो वर्ल्ड गेम है इसके आगे सिर्फ द लगा दिया गया है। तो इन गेम का नाम रख दिया गया है द वर्ल्ड गेम 2022। अब ये कहाँ होंगे? तो अमेरिका में होंगे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। यहाँ पे IMF और WB मतलब कि
वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है। मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR IGIV ने किस नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है? तो CSIR तथा IGIV ने एक कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है और इसकी कीमत तकरीबन 500 रुपये के आसपास रखी जाएगी और इस किट का नाम है फेलुदा। क्या नाम है? तो इस किट का नाम है फेलुदा। जो और फेलुदा इसका नाम क्यों रखा गया है? तो जो सत्यजीत रे थे, उनकी कहानी, उनकी बहुत ही फेमस कहानियाँ थीं, तो उनमें एक जासूस था जिसका नाम था फेलुदा, तो उसी के नाम पर इस किट का नाम रखा गया है फेलुदा। और ये किसने विकसित की है? तो CSIR और IGIV। अब बात करते हैं CSIR की। तो CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना हुई थी CSIR की 1942 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं CSIR के शेखर सिंह मांडे। वहीं IGIV की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस राज्य के अंबुबाची मेला को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है? तो ये अंबुबाची जो मेला था ये आयोजित होता है असम में और इसके लिए असम गवर्नमेंट ने अब रद्द कर दिया है। और उसका कारण क्या है? तो कोविड-19 का प्रकोप, मतलब कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इसके लिए रद्द कर दिया गया है। और ये जो मेला है अंबुबाची, ये गुवाहाटी में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में ये मेले का आयोजन किया जाता है। बात चलिए असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम का जो हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीश हैं अजय लांबा। और एक और महोत्सव, जो वार्षिक महोत्सव है, वो रद्द किया गया है, वो केरल का है। ये तो असम का है जिसका नाम था त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल का वार्षिक महोत्सव था, इसके लिए भी कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया है। और ये असम का है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। अब बात चलिए असम की। तो कुछ समय पहले असम राज्य ने जो गुवाहाटी क्षेत्र था उसमें रेडियो के माध्यम से एक प्रज्ञा नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से वहाँ के स्टूडेंटों को रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद IIT गुवाहाटी ने कुछ समय पहले जितनी भी बड़ी जगह हैं उनके लिए सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन भी तैयार किए हैं। वहीं जो असम राज्य ने जो निर्माण श्रमिकों के लिए 1000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि देने की भी घोषणा की है कोरोना वायरस के चलते हुए। उसके बाद असम राज्य ने एक डोमेस्टिक क्वारंटीन सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है। और ये जो क्वारंटीन सेंटर है ये स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये सूरज जाई स्टेडियम में स्थापित किया गया है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और है असम से कि असम में एक शहर है गुवाहाटी। कौन सा जगह? गुवाहाटी। तो जहाँ से ये प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो गुवाहाटी क्षेत्र में भ्रमर सारथी योजना की शुरुआत की थी। किसने? तो असम राज्य सरकार ने। भ्रमर सारथी योजना में क्या था? तो इसमें बुजुर्ग लोग, मतलब कि महिलाएं भी तथा पुरुष इस एरिया में, गुवाहाटी की एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट बस में यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद असम के हैं जादव पायेंग। कौन है? तो असम के हैं जादव पायेंग। ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इनके लिए 128वां राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं इन्हीं के लिए, असम के जादव पायेंग के लिए एक पुरस्कार होता है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 के लिए भी चुना गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके लिए कुछ समय पहले ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो 65 में फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया था, वो कहाँ किया गया था? तो ये गुवाहाटी में ही किया गया था। उसके बाद असम का एक ज़िला है जिसका नाम है सलमारा मनकाचर। क्या नाम है? तो सलमारा मनकाचर है। और असम का जो सलमारा मनकाचर है, तो इस ज़िले में प्रधानमंत्री वंदना योजना कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। मतलब कि प्रधानमंत्री वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सलमारा मनकाचर ने जीता है।
उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने ये कहा था कि बजट निर्माण प्रक्रिया में जो पहला स्थान है वो किसका है, वो असम का ही है। उसके बाद जो अभी गणतंत्र दिवस था तो उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड मिला था वो असम राज्य की झांकी के लिए ही दिया गया था। वहीं आईआईटी गुवाहाटी ने एक शैक्षणिक संस्थान है जो कि वो असम में ही है। असम में कहाँ पे, तो आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने छोटे स्तर पर जल से ऊर्जा मतलब कम स्तर का अगर पानी भी है तो वहाँ से वो लोग बिजली उत्पन्न करने की एक तकनीक उन्होंने विकसित की थी। उसके बाद जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, उसका आयोजन भी गुवाहाटी असम में ही किया गया था। और जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, तो सर्वाधिक पदक जो जीते थे वो महाराष्ट्र ने जीते थे। कितने पदक जीते थे, तो पदक जीते थे 250 पदक जीते थे। ये थे 78 गोल्ड, 77 सिल्वर पदक और 101 थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल। तो ये चीज़ ध्यान रख के चलना है। ये थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया है। तो 23 अप्रैल के लिए खोंगजोम दिवस मनाया है मणिपुर राज्य सरकार ने। और ये दिवस मनाया क्यों है, तो 1891 में एंग्लो मणिपुरी एक युद्ध हुआ था जिसमें मणिपुर के जितने भी शहीद लोग थे उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए ये 23 अप्रैल के लिए खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। अब बात चली है मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। बात करते हैं मणिपुर राज्य से। तो मणिपुर ने कुछ समय पहले ही कॉमिक पुस्तकों का क्या किया है, कॉमिक्स बुकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी लॉन्च किया है। उसके बाद फूड बैंक नामक नई पहल की शुरुआत किसने की है, तो ये मणिपुर राज्य की ही सरकार ने की गई है। उसके बाद जो यहाँ पे जितने भी मणिपुर राज्य के व्यक्ति थे और मणिपुर राज्य के व्यक्ति जो बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए 2000 रुपये देने की घोषणा भी की थी मणिपुर राज्य सरकार ने। उसके बाद यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, इसका नाम है आगान फोउ हुनवा। आगान फोउ हुनवा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो मणिपुर में ही किया गया था मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा। उसके बाद जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है वो भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण भी करेगा। और वो कहाँ करेगा, तो वो करेगा मणिपुर में। मणिपुर में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है तामेंगलांग जिला। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण तामेंगलांग जिला मणिपुर में करेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है, जो मणिपुर की एक फुटबॉलर हैं जिनका नाम है बाला देवी, और कई बार मैं रिपीट भी करवा चुका हूँ। तो मणिपुर की फुटबॉलर बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी बनी है। उसके बाद जो 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ हुई थी, तो ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुई थी। तो 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जो मीराबाई चानू थी जो कि मणिपुर की ही हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के चलते रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को 10 लाख का बीमा देने की घोषणा की है। तो जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है इसके चलते भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं पत्रकार उनके लिए 10 लाख का बीमा देने की घोषणा की है सभी पत्रकारों के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने। अब इसका मतलब ये है कि कोविड-19 के प्रकोप होते हुए भी जितने भी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं वो अपनी जान हथेली पे लेके रिपोर्टिंग करते हैं। तो उन्हीं के इसी साहस को देखते हुए उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। अब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के। अब बात करते हैं हरियाणा संबंधित समस्त पॉइंटों की। तो काफ़ी पॉइंट है हरियाणा से, थोड़ा आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। तो सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए तथा उसमें तीव्रता लाने के लिए एक
प्रणाली की शुरुआत की थी हरियाणा राज्य सरकार ने, जिसका नाम था रन थ्रू फाइल्स प्रणाली। मतलब कि जितने भी पेंडिंग काम थे उनके निपटाने के लिए रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है हरियाणा राज्य सरकार ने। उसके बाद मजदूर व किसानों को 10 रुपये में भरपेट भोजन देने हेतु अटल किसान मजदूर कैंटीन भी लॉन्च की थी हरियाणा सरकार ने। उसके बाद हरियाणा के झज्जर जिले में भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल भी स्थापित किया गया है। उसके बाद हरियाणा के 2 एथलीट हैं, इनका नाम बहुत फेमस है। एक हैं दीपा मलिक और दूसरे हैं योगेश्वर दत्त। दीपा मलिक और योगेश्वर दत्त, इन दोनों के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल भी किया गया है। उसके बाद जो 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था, उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो उसका आयोजन किया गया था हरियाणा का एक जगह पड़ती है फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में किया गया था। उसके बाद जो हरियाणा की पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक ये हरियाणा की पैरा एथलीट हैं। ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी बनी हैं। उसके बाद कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्ध योजना भी शुरुआत की थी, किसने? तो हरियाणा ने। कौन सी योजना? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। उसके बाद जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, कौन सी? तो हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप, इसका जो खिताब जीता था वो हरियाणा राज्य की टीम ने ही जीता था। उसके बाद जो हरियाणा राज्य सरकार ने जो पढ़ने की जो आदत होती है स्टूडेंट के अंदर, या जैसे हम लोगों के अंदर भी होती हैं, तो हरियाणा राज्य सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन भी चलाया था, जिसका नाम था रीडिंग मिशन। क्या नाम था? तो रीडिंग मिशन नाम से एक मिशन चलाया था। उसके बाद जो अम्बाला सिटी है हरियाणा का, उस बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर भी रख दिया गया है। उसके बाद हरियाणा के ही एक जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अमित दहिया। क्या नाम है? तो अमित दहिया इनका नाम है। इन पर डोपिंग टेस्ट का उल्लंघन करने के मामले में नाडा ने इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया है। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय निशानेबाजी और तीरंदाजी जो चैंपियनशिप होगी, मतलब राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी जो चैंपियनशिप होगी, उसका भी आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ही किया जाएगा। उसके बाद जो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, मतलब कि अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, उसकी शुरुआत भी कहाँ की गई थी? तो उसकी शुरुआत की गई थी पंचकुला हरियाणा से। उसके बाद तो हरियाणा के एक और हैं, इनका नाम है बजरंग पुनिया। क्या नाम है? तो बजरंग पुनिया, ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने एक रैंकिंग जारी की थी, और उस रैंकिंग में 65 किलोग्राम भाग वर्ग में बजरंग पुनिया के लिए कौन सा स्थान दिया गया था? तो सेकंड स्थान उसमें मिला था। और फर्स्ट स्थान पर कौन थे? तो फर्स्ट स्थान पर थे रूस के, उनका क्या नाम था? उनका नाम था, शायद मैं भूल गया हूँ, नाम था उनका गदजी मुराद रशीदू। क्या नाम था? तो गदजी मुराद रशीदू उनका नाम था, जो कि 65 किलोग्राम भाग वर्ग में ये पहले नंबर पर रहे थे और बजरंग पुनिया सेकंड नंबर पर रहे थे। और हाल ही में जो डॉक्टर और जो नर्स और अन्य चिकित्सक हैं हरियाणा राज्य के, जो कि कोविड-19 के इलाज करने में लगे हुए हैं, तो उनके वेतन को दुगना करने की भी घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने। उसके बाद एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा पड़ता है, उनका क्या नाम है उस इंश्योरेंस कंपनी का? तो इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। उसके एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनामिका रॉय नियुक्त हुई हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ये राष्ट्रीय यहाँ लिख लेना। तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल के लिए, क्योंकि जो पंचायती राज अधिनियम था 1992, पंचायती राज अधिनियम 1992 जो था, उसके लिए 24 अप्रैल 1993 के लिए लागू कर दिया गया था, और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन भी करना पड़ा था। तो इसके लिए 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था, और उसी दिन से 24 अप्रैल के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
अगर बात करें तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। और भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? तो त्रिस्तर की। कितने स्तर की? तो ये त्रिस्तरीय है पंचायती राज व्यवस्था। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने की जो सुझाव दिया था वो किस समिति ने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिस्तरीय वाला ये सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति ने? तो बलवंत राय मेहता समिति। मैंने शायद नोट नहीं किया है, ध्यान नहीं रहा। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसके लिए त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया गया था। अगर बात करें पंचायती राज की तो पंचायती राज भाग 9 में है, अनुसूची 11 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा तक इसका उल्लेख है भारत के संविधान में। और अब बात करते हैं एक अन्वी दिवस है तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक WHO द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह भी मनाया जा रहा है। कब से कब तक? तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और इस बार जो 2020 में इसकी थीम रही है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की, वो रही है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया। ये कौन थी? तो उषा गांगुली, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, ये रंगमंच निर्देशक थी। कौन थी? तो ये रंगमंच से इनका संबंध था, रंगमंच की लिए निर्देशक थी। अब बात करें इनके लिए 1998 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, एक निधन और हुआ है, वो भी मैंने इसी में लिख दिया है, बसंत दास का। बसंत दास का भी निधन हुआ है। तो बसंत दास ये कौन थे? तो ये पूर्व राज्यसभा सांसद थे। पूर्व राज्यसभा सांसद थे। कहाँ से? उड़ीसा से। ये 1990 से लेकर 1960 तक जनता दल की तरफ से पूर्व राज्यसभा सांसद रहे थे। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, किस मंत्रालय को द्वारा विद्या दान 2.0 राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो विद्या दान 2.0 राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री कौन है? तो इनके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस राज्य द्वारा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, कोविड-19 रैपिड स्क्रीनिंग के लिए किस राज्य द्वारा तिरंगा पहल की शुरुआत की गई है? तो तिरंगा पहल की शुरुआत की गई है केरल राज्य के द्वारा। चौथा क्वेश्चन पूछा था, किस मंत्रालय द्वारा कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था, सिटी यूनियन बैंक के MD तथा CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं एन कामा कोडी। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, F1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल जो ग्रांड प्रिक्स के जो फार्मूला 1 की रेस थी उसके विजेता कौन रहे थे? तो ये फेरारी टीम के ड्राइवर हैं, इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर। अब आज आपसे पहला क्वेश्चन है, IM बैडमिंटन जागरूकता जो अभियान चलाया गया है इसकी भारतीय एम्बेसडर कौन बनी है? दूसरा क्वेश्चन बताना है, किस संस्थान द्वारा बास्क्रो ऐप का विकास किया गया है? उस संस्थान का नाम बताना है। तीसरा क्वेश्चन बताना है, किस राज्य द्वारा ऑप्टामित ऐप लॉन्च हुआ है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? चौथा क्वेश्चन बताना है, किस राज्य द्वारा सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? पांचवा क्वेश्चन बताना है आपके लिए, जो हाल ही में जो दापोरिजो पुल था उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये दापोरिजो पुल कहाँ स्थापित किया गया है? उस जिले का नाम और उस राज्य का नाम। छठा क्वेश्चन बताना है, रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी किसने खरीद ली है? और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है, किसके द्वारा एशिया की विकास दर 2020 में 0% अनुमानित की गई है? ये किस संगठन का, मतलब किस संगठन या किस बैंक के द्वारा एशिया की विकास दर 2020 में 0% अनुमानित की गई है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए डिटेल में समझा दी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।